तो हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा जो कर लेते हैं देशी शासकों और विदेशी शासकों की। तो मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य की हम बात कर रहे हैं। अब इस काल को हम पहले तो दो भागों में विभाजित करके समझ लेते हैं। एक तरफ जो हमारी चर्चा होगी वो जो कुछ देशी शासक रहते, और एक तरफ जो चर्चा होगी वो विदेशी शासकों की। गुड आफ्टरनून रितु, क्या बात है रितु, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है? रात को क्या फंडामेंटल ड्यूटी हो रही थी? तो इनमें जब हम चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की नींव रखी थी। जो मौर्य काल में थे वो एक तो किसी भी धर्म के प्रति सहिष्णु थे, पर वहां पर देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को। तो यानी हम कह सकते हैं कि वो जो समय काल था सभी धर्मों के प्रति जो थे वो लोग सहिष्णु थे। लेकिन अब जो थे यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान फिर से होता है। तो बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग जो कि उसका सेनापति था उसने एक नए वंश की नींव रखी, शुंग वंश। तो पहले जो देशी शासकों में चर्चा होती है वो शुंग वंश की होती है। अब शुंग वंश का जो अंतिम शासक था यानी कि देवभूति, गुड आफ्टरनून आशीष, तो देवभूति की हत्या किसने की थी? वसुदेव ने। और वसुदेव ने जो है नींव रखी थी किसकी? शुंग वंश के पश्चात कन्नौ की। कन्नौ वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा, और सुशर्मा सिमुक उसकी हत्या कर दी सुशर्मा ने, और उसने किस वंश की नींव रख दी? सातवाहनों की। तो यहाँ सातवाहन फिर आते हैं। ये इन्होंने मुख्यतः जो है ये लोग बौद्ध ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देते हैं, लेकिन जो सातवाहन था, आशीष सॉरी वो सर की क्लास यूट्यूब पर लेट तक चलती रही इसलिए आपकी क्लास नहीं हुई, इसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। मैं कोशिश करती हूँ आपकी क्लास होनी थी कोई, लेकिन आप जैन धर्म को वहाँ देख सकते हैं। जैन धर्म की 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि समग्र के बदले जो है दोनों क्लासेज उसी ऐप पर हुई है। और सातवाहनों के पश्चात जिन्होंने शासन किया चेदी वंश, और इन्हें महामेघवाहन कहते थे। महामेघवाहन वंश भी कहते थे। विदेशी शासकों की अगर हम बात करें तो विदेशी शासकों के अंतर्गत जो शासक आए थे उनमें से सबसे पहले तो हिंद यमन जो कि इंडो ग्रीक कहलाते थे, इंडो ग्रीक। इनके पश्चात शासन रहा शकों का, शक के पश्चात जिनका शासन रहा वो पहलव या पार्थियन कहलाते थे। पहलव कम समय के लिए रहा था, पहलव या फिर पार्थियन शब्द। और अंत में जो शासक रहे थे मौर्योत्तर में वो कुषाण वंश। तो आज के सेशन में जो हमारे प्रश्न के संग्रह हैं वो इन्हीं 8 जो हैं वंश से संबंधित हैं। तो अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं एक एक कर। स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल क्रमानुसार है? अभी हमने चर्चा की थी तो सेम ही है, जवाब आप सभी की तरफ से आना चाहिए।
शक कुषाण यूनानी, यूनानी शक कुषाण, शक यूनानी कुषाण, यूनानी कुषाण शक। तो अभी हमने देखा था सबसे पहले विदेशी शासकों में जो आए थे यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण, इन दोनों के मध्य आए थे पार्थियन, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, पर याद रखिएगा पार्थियन या पहलव जो कहलाते थे। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट, इंडो ग्रीक, फिर शक आए और फिर जो आए थे पार्थियन, और उसके पश्चात जो आए थे वो कुषाण वंश के शासक थे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक, हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? प्राचीन समय काल में धातुओं में तांबा, कांसा, पोटीन, पोटीन एक मिश्र धातु होता है, कांसा भी मिश्र धातु होता है, रजत यानी चांदी, स्वर्ण, सोना, उसके अतिरिक्त सीसे के सिक्के भी जो है जारी किए जाते थे। तो पूछा जा रहा है कि इंडो ग्रीक शासकों में किसने जो है पहली बार सीसे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो द्वितीय, स्ट्रैटो वन, डेमेट्रियस और मिनांडर। तो इसका जो सही जवाब होगा याद रखिएगा स्ट्रैटो द्वितीय यानी ऑप्शन ए इज राइट। इसने जो है सोने के सीसे के सिक्के जो है वो जारी किए थे। कम टू नेक्स्ट, आप लोग कोशिश करिए कि जवाब आप लोग दे सकें ताकि आपको पता चले कि हाँ आप कितने जो है प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? वासुदेव यहाँ कृष्ण के लिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण का पर्यायवाची है कृष्ण, और संकर्षण होता है फंसाने के लिए, यानी कि हल की आकृति की होती है उस तरह का, तो वो संकर्षण कहलाता है। तो ये कहाँ पर मिलता है, किस शासक के सिक्कों पे? तो हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त और अगाथोक्लिज। याद रखिएगा समुद्रगुप्त गुप्त से है, हुविस्क और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, और अगाथोक्लिज जो है ये शायद इनका संबंध पार्थियन वंश से है। किससे है? ये अफगानिस्तान का शासक था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज राइट, अगथोक्लिज। अब ऐसे प्रश्नों में या तो आप कंफर्म हो तब करें या फिर आगे बढ़ जाएं, जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों का जो है जवाब देकर ही आना है। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? यानी किन अभिलेखों से है हमें काव्य शैली के प्राचीनतम नमूने जो है प्राप्त होते हैं? काठियावाड़ा के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये दक्षिण भारत के थे, राजेंद्र प्रथम जो है, अशोक मौर्य वंश से, और काठियावाड़ का रुद्रदामन यानी शक शासक जो था, शक शासक, जिसका अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख से ही जो है हमें सर्वप्रथम सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा के जो हैं अभी वो प्राप्त हुए थे, लिखित ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख का साक्ष्य मिलता है वो मिलता है आपको ए यानी काठियावाड़ के रुद्रदामन से। बिल्कुल रितु, आपका जवाब सही है, ए होगा, क्योंकि ये जो अभिलेख है संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। और लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि है इसमें, ब्राह्मी लिपि। कम टू नेक्स्ट, बिना बेगार के, अच्छा यानी बिना किसी भी मजदूरी के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जब भी सुदर्शन झील के बारे में पूछा जाए उनमें 4 शासकों का नाम याद रखना है। इसे आप समझ लें पहले। निर्माण जिसने करवाया था सुदर्शन झील का, क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ हुआ है? गुजरात में जो गिरनार की पहाड़ियां हैं, पहाड़ी पर जो है इस झील का निर्माण हुआ है। तो निर्माण जिसने करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था, नाम क्या था?
पुष्यगुप्त वैश्य, ये नाम था जिन्होंने उसका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसी झील में पुनर्निर्माण और एक नहर जिसके द्वारा निकलवाया गया, यानी इस कहानी के बाद फिर जो मोड़ आई अशोक के समय। अशोक के समय, अशोक के समय क्या होता है कि अशोक का सेनापति था तुशप, इनने इसकी मरम्मत करवाई, ये तो निर्माण करवाया गया, इनके द्वारा मरम्मत कराया गया। फिर होता है इस मरम्मत के पश्चात फिर रुद्रदामन, रुद्रदामन का सेनापति जो था उसका नाम था सुविशाख, सुविशाख। इसने जो है क्या कराया, जीर्णोद्धार करवाया। और कैसे जीर्णोद्धार करा, बिना किसी मजदूरी के। तो इसीलिए कहा ऑप्शन ए इज राइट, सॉरी ऑप्शन डी इज राइट, रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन यहाँ फर्स्ट। उसके पश्चात फिर क्या होता है, लास्ट में अंततः फिर से इसमें काम होता है, और किसके समय, गुप्तों में स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था उस समय चक्रपालित था, इसने भी जो है पुनर्निर्माण करवाया था। मीना ऐप की जो टाइमिंग है वो है दोपहर 2:30 बजे, यानी 2:30 से होती है क्लास। नमस्ते संध्या, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका रुद्रदामन प्रथम होगा, जिसने बिना किसी बेगार के जो है इसके राज्यपाल द्वारा, ये चारों जो नाम लिखे हुए हैं इनके राज्यपालों के हैं, बनवाया गया था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। मुकेश, मैंने बोला आपकी जो क्लास होती है ऐप की वो होती है 2:30 से हिस्ट्री स्पेशल की। अभी आप क्लास को देखें, एंड में जो भी क्लासेस चलती हैं मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगी। वेट, सूची एवं सूची 2 मिलान करना है। तो यहां ध्यान से देखिए, मिलान करने में क्या दिया हुआ है, एक तरफ शासकों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ पूछा है कि वो किस वंश से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि रुद्रदामन का संबंध किससे होगा, शक से, यानी बी का चौथा, बी का चौथा एक में ही है, बाकी को इलिमिनेट कर देते हैं। फिर भी हम मिलान करेंगे। विम कहा जा रहा है विम कटफिसिस को, यानी कुषाण से संबंधित थे। गोडोफर्निज जो था पल्लव, ये एक तो ये गलती है, पहलव होता है, पहलव उससे। और डेमेट्रियस जो संबंधित था इंडो ग्रीक से। यानी हमारा जो सही जवाब है 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी ऑप्शन सी इज राइट। कितने लोगों का जवाब ऑप्शन सी है? रितु का जवाब आया है, बिल्कुल सही है रितु आपका जवाब। कम टू नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि कार्दमक क्षत्रपो, एक तो नाम इनका, कार्दमक क्षत्रपो ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? अति दुर्लभ का मतलब रेयर, यानी कि वो सिक्के बहुत कम होते थे। संध्या ध्यान से 65 का डी नहीं सी है सही जवाब। तो अति दुर्लभ मतलब रेयर केस में वो जो है आपको सिक्के मिलते थे, यानी बहुत कम मात्रा में बात की जाए। ताम्र, रजत, पोटीन और स्वर्ण। याद रखिएगा ये जो क्षत्रप वंश थे ये मुख्यतः 2 तरह के सिक्के जारी करते थे, एक तो रजत के यानी चांदी के, और एक जो इनके द्वारा सिक्के जारी किए जाते थे वो पोटीन के थे। 2 तरह के। लेकिन पोटीन के सिक्के एक मिश्र धातु है पोटीन, जो किससे बनता है? तांबा प्लस टीन प्लस सीसा से। और याद रखिएगा पोटीन के सिक्के सातवाहनों ने भी जारी किए थे। लेकिन यहाँ हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक या क्या, जो रेयर मिलते थे, कम मिलते थे। तो याद रखिएगा जो कार्दमक क्षत्रप थे इन्होंने रजत और तांबे दोनों के ही सिक्के जारी किए थे, पर इनके यहाँ तांबे के सिक्के बहुत कम मात्रा में जारी हुए थे। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज राइट, ताम्र यानी कि तांबा।
ऋतु नहीं, सी गलत है, क्योंकि यहाँ ध्यान इस प्रश्न में एक ही बात को अंडरलाइन मेन करना है, अति दुर्लभ यानी कि कम मात्रा में, अति दुर्लभ यानी कम, रेयर में आपको मिलते हैं। ये तो मिलते ही थे, रजत यानी चांदी और प्रोटीन ये सही मात्रा में मिलते थे, इनका उपयोग होता था, पर जो ताम्र सिक्के थे वो बहुत कम मात्रा में इनके यहाँ जो है सिक्के ढाले गए थे। तो ऑप्शन ए इज राइट, तांबा। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था, यानी सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जारी किया गया था। किसके समय? क्या इंडो ग्रीकों के समय? इंडो ग्रीक, अच्छा ग्रीकों ने, सही है, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। आपको बताना है किसने जो है सबसे ज्यादा जो है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में, यहाँ एक ही बात को ध्यान रखना है, तांबे के सिक्के की बात की जा रही है, किसने जारी किए थे। याद रखिएगा सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों की बात की जाए भारत में तो वो लाए थे कौन? वो लाए थे इंडो ग्रीक, यानी कि जो हिंद यमन द्वारा लाए गए थे। लेकिन नियमित तरीके से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? कुषाणों ने किया था। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कब जारी किए गए थे? तो गुप्तों के बारे में। तो स्वर्ण सिक्कों से संबंधित 3 जो स्टेटमेंट है आपको याद रखना है, प्रथम हिंद यमन, नियमित तरीके से कुषाणों द्वारा, और सर्वाधिक गुप्तों ने जारी किया था। तो ये यहाँ पर तांबे की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा तांबे के सिक्के जो हैं कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे, और कुषाणों में भी किसके द्वारा? जो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसिस द्वारा जो है तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। और वीम कड़फिसिस ने जो सिक्के जारी किए थे नियमित तरीके पे वो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। और कनिष्क ने जो सिक्के जारी किए थे उस पर बुद्ध का अंकन था, जो महात्मा बुद्ध थे, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानता था। तो 67 का ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब आया आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? कुजुल कड़फिसिस, वीम कड़फिसिस, कनिष्क प्रथम और हुविस्क, ये चारों कुषाण वंश के थे। ऐसा यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम भारत में किसने जारी किए थे, और ना ही वंश का नाम पूछा है। तो यहाँ जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट, वीम कड़फिसिस। कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता था वीम कड़फिसिस, इसी ने सबसे पहले जो है नियमित तरीके पे जो है सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि वीम कड़फिसिस। और इसने जो है तांबे के किए थे, और कनिष्क के सिक्कों पे जो है महात्मा बुद्ध का जो था अंकन था। बिल्कुल सही ऋतु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? क्या वीम कड़फिसिस ने किया, कुजुल कड़फिसिस ने किया, कनिष्क ने किया, या हर्मविज ने किया? किसने किया था? 1 मिनट, ये नाम थोड़ा सा डाउट लग रहा है। नहीं, हर्मविज ही नाम है। तो इसमें अभी हमने चर्चा की कि नियमित उपयोग किसने किया था, तो वो भी किया गया था वीम कड़फिसिस द्वारा ही। सोने के सिक्के की बात अगर कुषाण वंश में कभी भी पूछा जाए, चाहे वो ज्यादा पूछा जाए, नियमित पूछा जाए, सर्वाधिक पूछा जाए, तो जवाब वीम कड़फिसिस ही होगा। तांबे पूछे जाए तो आपका जवाब कुजुल कड़फिसिस हो जाएगा। और बुद्ध का अंकन पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का अंकन किसने किया था, तो आपने कनिष्क जवाब देना है। सही, तो ऑप्शन ए इज राइट, वीम कड़फिसिस। नेक्स्ट, क्या बात है, आज तो जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं सबके, बहुत सही। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध जो थे उनके सिक्कों का अंकन किस पर था? वीम कड़फिसिस, कनिष्क, नहपाण और बुद्धगुप्त। तो इसमें से 2 जो हैं वो याद रखिएगा शासक, वो कुषाण वंश से शासक है। नहपाण जो था याद रखिएगा सातवाहनों का शासक है, और बुद्धगुप्त का संबंध गुप्त वंश से है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज राइट, कनिष्क ने जो है बुद्ध का अंकन करवाया था, और ये जो है बौद्ध धर्म को मानता भी था। और इसी के समय जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। कहां पर? तो कश्मीर के कुंडलवन में। बिल्कुल सही जवाब। योधेय सिक्के,
सातवाहनों के समय हम सिक्कों के कई प्रकारों की चर्चा करते हैं, या फिर समुद्रगुप्त के समय जब बात करते हैं तो भी हम कई प्रकार के सिक्कों की बात करते हैं। तो अलग अलग शासकों के समय काल में अलग अलग प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे। तो उनमें से एक सिक्का है युद्धेय सिक्का। इस पर किस देवता का अंकन मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है वासुदेव यानी कृष्ण, मित्र का, इंद्र का या कार्तिकेय का। मित्र जो थे इंद्र, कार्तिकेय। तो याद रखिएगा जो कार्तिकेय हैं, गणेश के भाई जो माने जाते हैं, कार्तिकेय का जो है इनके सिक्कों पे अंकन मिलता था, जो युद्धेय सिक्के होते थे। तो ऑप्शन डी इज राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सबसे जरूरी क्या ध्यान देना है, नहीं है। एक तरफ राजवंश के नाम दिए हैं यानी शासकों के, और एक तरफ सिक्कों की धातुएं दी हुई है यानी उनके समय काल में कौन से सिक्के जो थे प्रचलन में थे। कुषाण, गुप्त, सातवाहन, कलचुरी, स्वर्ण एवं तांबा। बिल्कुल, कुषाणों में स्वर्ण में भी और तांबा दोनों में ही सिक्के जारी हुए, वीम कटफिसिस और कुजुल कटफिसिस द्वारा। तो बिल्कुल सही है। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत, बिल्कुल स्वर्ण, सर्वाधिक जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए हैं भारत में वो याद रखिएगा गुप्तों ने ही किए थे, दिनार कहलाते थे इनके सिक्के। तो स्वर्ण सिक्के। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के, कलचुरी जो थे बिल्कुल सही है, ये स्वर्ण सिक्के भी, रजत और ताम्र तीनों ही थे। याद रखिएगा सातवाहनों ने जो सिक्के जारी किए थे उसमें रजत, ताम्र, सीसा, पोटीन, ये सिक्के मेनली जो थे सातवाहनों के समय काल में। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के नहीं जारी करके रजत, ताम्र, सीसा और पोटीन के सिक्के जो हैं जारी किए थे। संध्या का जवाब है सी, ऑप्शन सी इज राइट, बिल्कुल सही संध्या। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख, यानी एक अभिलेख है सारनाथ में मिला हुआ कनिष्क के समय, इसकी तिथि क्या है। अब ऐसे प्रश्नों में मैं यही कहूंगी एग्जैक्ट पता हो, क्योंकि तिथि की बात की गई है, और ऐसे जो है फैक्ट्स हैं जो हर बुक्स में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे कि इनके सिक्के कब, समय काल। तो अगर एग्जैक्ट पता हो तो करिए, या फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अनुमान लगाने पर गैप हो, यानी दो ऑप्शन के बीच ज़्यादा अंतर हो ईयर में, तभी करें। क्योंकि मान लीजिए यहाँ 78, 81, 98 तो ये तो कट जाएगा ऐसे ही कि 128 21 नहीं होगा, पर इन तीनों में डाउट हो सकता है। तो याद रखिएगा 173 का जो सही जवाब है वो है 81, यानी कि 81 ईस्वी सन में जो है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तिथि जो है मानी जाती है। इन्होंने मथुरा से लेकर ये जो अभिलेख है वो सारनाथ ले गए थे। मथुरा से ये कहाँ गया था, सारनाथ में। बहुत सही ऋतु, 81 AD में, बहुत सही। नेक्स्ट, शक संवत, ये नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत इजी प्रश्न है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था। अब सवाल आप सभी से ये है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी, और जवाब आप सभी की तरफ से आना चाहिए। प्रदीप का जवाब ए ऑप्शन, प्रदीप गलत है, ए नहीं बल्कि बी है सही जवाब। संध्या, जवाब से पहले मैं ये आप लोगों को बताना है कि शक संवत की शुरुआत जो है किसने की थी। जवाब आप सभी की तरफ से आना चाहिए। अठहत्तर ईस्वी जो है इसमें जो है शक संवत की शुरुआत हुई थी। जी बहुत सही, ऋतु का जवाब आया है कनिष्क, बहुत सही। नेक्स्ट, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है, यानी इससे अगर तुलना की जाए तो क्या वर्ष है, 478 ईस्वी, 499, 613 और 634। तो इसका जो सही जवाब है आपका 634। ऐसे प्रश्नों को छोड़ के ही आ जाए अगर ना पता हो तो, कंफ्यूजन होने से ज्यादा अच्छा है एक गलत करके निगेटिव ज्यादा अपन वो कि प्रश्न आपके निगेटिव में मार्क्स कटे, उससे बेटर है आए तो करें वरना आगे बढ़ जाएं।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? अगर शक संवत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा वर्ष जो है वो दिसंबर 2009 में होगा? 1931, 1952, 2063 और 2087। आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। डी रीतु प्लीज प्रश्न के साथ लिखे, वरना हाँ, अगर आपने 175 का जवाब आप लोगों ने डी दिया है तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो याद रखिएगा 1931। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ध्यान से। विक्रम एवं शक संवतों। अब प्रश्न आप सभी से ही है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? कितना अंतर है, ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ध्यान से। 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष और 322 वर्ष। तो अभी हमने देखा था शक संवत की कितनी है? 78 और विक्रम की याद रखिएगा 57 है। अब बताना ये है शुरुआत किसने की थी विक्रम संवत की। तो ये जो सही होगा, इन दोनों को माइनस करने पे आपका जो जवाब आएगा 135। अच्छा, स्किप। हाँ, अच्छी बात है, अगर नहीं आता हो तो यही बेटर है कि स्किप करके बढ़ जाए, क्योंकि कंफ्यूजन होने से और निगेटिव मार्क्स बढ़ाने से बेटर होता है स्किप करके आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुई? अब ये प्रश्न जो है लीक हो चुका है, तो जवाब तो सबका सही आना चाहिए, और लेकिन जवाब ये आना चाहिए कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? 78 ईस्वी, 57 बीसी और ये 72 बीसी और 56 बीसी। यहाँ ध्यान देना है, ये बीसी में है और ये एडी में है। जी बिल्कुल, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया विक्रम संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। क्या बात है, किसी को जवाब नहीं पता? कम टू नेक्स्ट, कनिष्क के समकालीन। आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, कल आप लोगों को ही ढूंढकर पढ़कर बताना है कि किसने की थी। निम्नलिखित नामों का, वैसे उस नाम में ही निहित है, अगर आप ध्यान देंगे तो वो ऐसा प्रश्न है कि अगर आप स्मार्ट तरीके से देखें तो उसमें आंसर छुपा हुआ है। हेलो अमन, अध्ययन करना है और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करना है। अच्छा, 4 नाम दिए हुए हैं कि कनिष्क के समकालीन कौन थे। प्रश्न सिंपल है कि कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष, कालिदास, वसुमित्र और कंबन। याद रखिएगा, कालिदास जो थे वो कनिष्क के समकालीन नहीं थे, और कंबन का संबंध जो है दक्षिण भारत से है, तो ये भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। हाँ अमन बताइए क्या बात है। अश्वघोष और वसुमित्र, याद रखिएगा अश्वघोष जो थे इनके दरबार में राजकवि थे, यानी कनिष्क के राजकवि थे, ये राजकवि जिन्हें ये प्रश्रय देते थे, और वसुमित्र जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। एक बात और यहां ध्यान रखिएगा कि इसके अतिरिक्त जो व्यक्तित्व संबंधित थे या उनके समकालीन थे, उनके दरबार में रहते थे, उनमें एक नागार्जुन थे, एक चरक थे और एक पार्श्व थे। इन तीनों का भी संबंध जो है वो कनिष्क के ही दरबार से है। सम्राट करके तो पहली बात नहीं है संध्या, तो इसका सही जवाब जो होगा पहला और दूसरा बिल्कुल सही। प्रदीप का जवाब सबसे पहले आया है 179 का, बहुत सही। नहीं, रीतु का शायद जवाब पहला आया है, उसके पश्चात, हाँ पहले रीतु फिर प्रदीप। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है?
अभी मैंने बता दिया कि कनिष्क के दरबार से कौन संबंधित है, दो जो ऑप्शन में थे उसके अतिरिक्त तीन और, तो आपको सही जवाब देना है अश्वघोष बिल्कुल थे। राजकवि चरक का भी संबंध था, जिनका संबंध आयुर्वेद और चिकित्सा से था। नागार्जुन का भी संबंध था। याद रखिएगा पतंजलि का संबंध नहीं था, क्योंकि पतंजलि का संबंध जो था शुंग काल से था। ये शुंग काल के जो शासक थे उनके राज पुरोहित थे, और पतंजलि ने जो रचना की थी वो था महाभाष्य। महाभाष्य जो पाणिनि की रचना थी व्याकरण में अष्टाध्यायी, उसी से संबंधित थी पतंजलि की रचना जो थी महाभाष्य। जबकि नागार्जुन जिन्होंने बौद्ध धर्म में शून्यवाद की खोज की थी। चरक आयुर्वेद से, अश्वघोष जो थे उनके राज्य कवि थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ध्यान से, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र और विशाखदत्त। अश्वघोष का संबंध था, पार्श्व का संबंध था, वसुमित्र का भी संबंध था। याद रखिएगा विशाखदत्त का संबंध नहीं था। विशाखदत्त जो है उनका संबंध जो है नहीं था। वसुमित्र ने तो चतुर्थ की अध्यक्षता की थी। अब आप ये भी साथ के बता दीजिए कि विशाखदत्त की सबसे फेमस रचना कौन सी है। साथ साथ आपका रिवीजन होता जाएगा। विशाखदत्त की सबसे फेमस रचना कौन सी है? निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख, कोई अभिलेख का नाम है, निम्नलिखित में से किस शहर की बात कर रहा है कि नहीं है? ध्यान से, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। याद रखिएगा रबतक अभिलेख में कौशाम्बी का भी उल्लेख है, पाटलिपुत्र का भी उल्लेख है, और चंपा जो कि अंग की राजधानी थी चंपा, इनका भी उल्लेख है। याद रखिएगा श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता उसमें, तो ऑप्शन ए इज राइट। महाभाष्य जो रचना थी, ओके हाँ, मुद्रा राक्षस, बहुत सही। ऋतु का जवाब पहला आया है, मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की रचना है। फिर ऋतु क्यों जवाब नहीं आया कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? कम से कम ऋतु आप तो जवाब दे दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है क्या है? कथन और कारण को। कथन पढ़ना है और क्या कारण उससे संबंधित है ये बताना है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। जी बिल्कुल, जो कुषाण शासक थे या प्राचीन समय काल में जो व्यापार होता था वो याद रखिएगा पश्चिम की तरफ होता था, मध्य एशिया, इन सभी क्षेत्रों में होता था व्यापार। तो बिल्कुल सही है कि फारस की खाड़ी, मिडिल ईस्ट जो, और लाल सागर, इन सभी में इनका व्यापार होता था। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ नीचे से होना चाहिए था। उच्च कोटि की नहीं थी। ये कहीं नहीं वर्णन है कि कुषाणों के पास जो है नौसेना जो थी वो उच्च कोटि की थी, और ये कारण नहीं थी। और वैसे भी अगर सही है तो इस कारण से व्यापार वहां होता, ये भी नहीं सही है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट। ए तो सही है कि व्यापार फारस की खाड़ी तक होता था और लाल सागर तक, लेकिन ये जो है गलत है कि उनके पास जो है उच्च कोटि के जो है वो तो कम टू नेक्स्ट, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य यानी आयुर्वेद के जो आचार्य थे वो तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ये चारों जो है आयुर्वेद के आचार्य हैं, क्योंकि चारों का नाम आयुर्वेद आचार्यों का है तो सभी का उसी से संबंधित होगा। तो कौन जो थे वो तक्षशिला, जो कि गंधार की राजधानी थी, महाजनपदों में गंधार की राजधानी थी ये। और वर्तमान में अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी क्षेत्र है वहीं पर है तक्षशिला। प्राचीन समय काल में तक्षशिला बौद्ध धर्म के शिक्षा का, दर्शन के लिए, कानून के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण शिक्षा का स्थान था, एक
मेन जो है विश्वविद्यालय था। तो याद रखिएगा सुश्रुत, वाग्भट, चरक और जीवक ये दिया हुआ है। तो किसने पूछा है कि वहां पर जो है तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा प्राप्त इन दोनों ने की थी, चरक और जीवक। तो हमारा जो ऑप्शन जो भी इस प्रश्न को वैसे विभाग द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्योंकि दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही थे। पंकज को मिल जाएगा। पंकज पहले पढ़ाई तो कर लीजिए फिर जॉब मिलेगी। तो ये दोनों ही सही है। तो अगर मान लीजिए कभी प्रश्न पूछा जाता है और इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक होगा तो वो सही आपका जवाब होगा। याद रखिएगा सुश्रुत जो थे इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, जनक। और इनकी रचना थी सुश्रुत संहिता। ये सभी जो थे आयुर्वेद से संबंधित है। सबसे यानी कहा जाता है कि 2800 साल वर्ष पहले जो है इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी शुरू की थी सुश्रुत, इसीलिए इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक। और वाग्भट की जो रचना थी याद रखिएगा अष्टांग संग्रह नाम था। क्या नाम था उस रचना का? अष्टांग संग्रह जो है वाग्भट, ये भी एक आयुर्वेद से संबंधित है। अष्टांग संग्रह जो है इनकी रचना थी। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के उस क्षेत्र में है, तो किसमें होगा? सिंध और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और ब्यास। तो याद रखिएगा सिंध में है, तो सिंध एक ही ऑप्शन में है। इसको करने का यही तरीका था कि सिंध जो है उधर प्रवाहित होती है, तो सिंध एक ही में है। तो ऑप्शन ए इज राइट। सिंध और झेलम इन दोनों के मध्य जो है तक्षशिला जो है वो स्थित है। जीवक, बिल्कुल किरण आपका जवाब सही है, लेकिन जीवक के अतिरिक्त इन्होंने भी जो है वहां से शिक्षा, चरक ने भी जो है तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की थी। इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए विभाग द्वारा जो है इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। वहां पर यानी तक्षशिला से जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी उसमें याद रखिएगा एक तो कोसल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने तक्षशिला से ज्ञान अर्जित की थी। इसके अतिरिक्त जो राजवैद्य था बिंबिसार का, जीवक, उसने भी की थी। इसके अलावा चाणक्य तक्षशिला के वो आचार्य रहे थे, इन सभी ने वहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट, फिर सुमेलित करना है। एक तरफ जो है कुछ कला या फिर शिलालेखों के नाम दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित। तो सिंपल, हम सबसे पहले जूनागढ़ का किससे संबंधित होगा? रुद्रदामन। मिलान करने वाले में हमेशा एक बात याद रखिए कि जो सबसे इजी हो और आप 100% कंफर्म हो उसी को सबसे पहले मिलान करिए। कोई नहीं पंकज, बना लीजिए आपकी लाइफ। तक्षशिला जो लेख है उसके अलावा मिलिंद पन्हों का संबंध किससे होगा? मिनांडर से, क्योंकि मिलिंद पन्हों में जो है उल्लेख है वो मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है उसी का उल्लेख है। तो ये दो हम कंफर्म हो गए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो तक्षशिला लेख है इसमें पतिक और गंधार कला का संबंध कुषाण से है। गंधार एक मिश्रित कला है जिसमें भारतीय और यूनानी दोनों ही कला हमें नजर आते हैं, तो इसका संबंध जो है कुषाणों से है। तो सही जवाब क्या होगा? 3 4 2 1। अब देखते हैं 3 4 2 1 किस में है। ऑप्शन सी इज राइट, 3 4 1 2। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सही ऋतु। जो अष्टांग हृदय है वो भी उनकी रचना है। बहुत सही ऋतु, थैंक यू। अष्टांग हृदय। नेक्स्ट, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका किसका पूछा जा रहा है? गंधार शैली जो है संश्लेषण है। भारतीय एवं फारसी कला, भारतीय एवं चीनी कला, भारतीय एवं तुर्की अफगानी कला, भारतीय एवं यूनानी कला। आपको बताना है ये जो है किसमें।
तो अभी मैंने कहा कि जो गंधार शैली है जिसका संबंध कुषाण वंश से है, वो भारतीय और इंडो ग्रीक जो शैली है इन दोनों का, जो इंडो ग्रीक शैली है इन दोनों का ही है। तो इसका जो सही जवाब होगा देखें तो फारसी यूनानी, ऑप्शन डी इज राइट, भारतीय और यूनानी कला इन दोनों का मिश्रण जो है गंधार शैली। और गंधार शैली में बौद्ध की जो है, महात्मा बुद्ध की जो है बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। 87 का डी, किरण, ऋतु सभी दोनों का ही जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज राइट। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, हिंदू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का बामियान में एक फेमस मंदिर है, हाथी दांत के काम हेतु प्रसिद्ध है, स्वर्ण सिक्कों के टंकरण, टंकरण यानी जहां सिक्के ढाले जाते हैं उनकी बात करी जा रही है, या बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान का बामियान प्रांत जो फेमस है वो बुद्ध प्रतिमा के लिए। यहाँ पहाड़ियों को काटकर बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन तालिबानियों द्वारा जो है उसे नष्ट कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट, पर याद रखिएगा इस प्रतिमा को अब नष्ट कर दिया गया है तालिबानियों द्वारा अफगानिस्तान में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से, यानी किस अभिलेख से जो है हमें पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जो है जानकारी प्राप्त होती है? सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, हाथी गुफा लेख। आपको बताना है किससे जो है ये जानकारी हमें प्राप्त होगी। एक 189 का सी, बहुत सही। अयोध्या जो लेख है, प्रयाग जो सॉरी प्रयागराज नहीं, अयोध्या जो लेख प्राप्त हुआ है उसी से हमें पुष्यमित्र शुंग शासक जो था उसके समय किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों को का जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। अश्वमेध यज्ञ क्या क्यों कराया जाता था? इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और ये देखा जाता था कि वो घोड़ा जितने क्षेत्रों से घूमकर, और अगर उसे कोई दूसरा शासक अगर नहीं पकड़ता था तो उस सभी क्षेत्रों पे जो होता था राजा का अधिकार, यानी कह सकते हैं कि राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन जो करता था इस यज्ञ के माध्यम से करता था। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद यानी मौर्योत्तर काल की बात हो रही है कि दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, यानी मौर्योत्तर काल में सबसे प्रभावशाली राज्य किस वंश का था? सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य। तो याद रखिएगा बात की जा रही है मौर्योत्तर में तो सातवाहन। सातवाहनों का जो है एक तो लंबे समय तक शासन किया था उन्होंने, और इनका जो साम्राज्य था सर्वाधिक जो था वो प्रभावशाली या शक्तिशाली था। तो ऑप्शन ए इज राइट, सातवाहन। अब प्रश्न आप सभी से है कि सातवाहन जो वंश थे उनकी राजधानी कहाँ थी? सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? जवाब आप सभी की तरफ से आना चाहिए। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना संस्थापक था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। तो यहां भी याद रखिएगा मौर्योत्तर की बात हो रही है तो ऑप्शन डी इज राइट, सातवाहन जो है सबसे, इन चारों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो सबसे पुराना जो था सातवाहन था। तो जवाब ये बताना है आप लोगों को कि सातवाहनों की राजधानी कहां थी। कम टू नेक्स्ट, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है ए अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में और दुर्ग में। कहां पर जो है इनकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा इनकी राजधानी जो शुरुआती थी अमरावती में, लेकिन किस इनकी राजधानी को किस नाम से? जी बहुत सही, ऋतु का जवाब सही आया है, प्रतिष्ठान या पैठान। बहुत सही, प्रदीप ने भी जवाब दिया है, बहुत सही, सभी का जवाब सही है, लेकिन यहां जो दिया हुआ है अमरावती होगा आपका आंसर। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण, एका ब्राह्मण का अर्थ होता है अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय, यूनिक,
प्रयुक्त हुआ है। पुष्यमित्र शुंग के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है, खारवेल के लिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए या सुशर्मन के लिए, किसके लिए जो है यह शब्द प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के लिए भी नहीं, खारवेल के लिए भी नहीं, सातवाहनों में जो एक शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके लिए जो है इस शब्द का प्रयोग होता था अद्वितीय एका ब्राह्मण। सातवाहनों के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता था, याद रखिएगा, आंध्र भृत्य शब्द भी प्रयोग होता था, या आंध्र सतवाहन भी कहलाते थे, और इनकी राजधानी जो थी वही आंध्र प्रदेश की अमरावती। नेक्स्ट, यहां पर कथन और कारण दिए हुए हैं, आपको बताना है कथन और कारण सही है या गलत, या फिर एक दूसरे की स्पष्टीकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दो होता है। दिया हुआ है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। अगर आपसे वैसे पूछा जाए तो सातवाहनों ने जिस भाषा को राजकीय भाषा या संरक्षण दिया था वो याद रखिएगा प्राकृत भाषा को ही दिया था, पर उनके यहाँ संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं का भी जो है वो विकास हुआ था, यानी कि कथन जो है बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। कारण क्या है? सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। जी बिल्कुल, अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, तभी जाकर जो है इनका विकास हुआ। जब किसी भी शासन काल में किसी भाषा को प्रश्रय दिया जाएगा, उसमें साहित्यों की रचना होगी, तो उस भाषा का विकास होना लाजमी है। यानी हम कह सकते हैं कि कथन कारण का जो है सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट, दोनों सही है, और ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि ये प्राकृत को देते थे सबसे पहले महत्व, लेकिन इनके यहाँ संस्कृत को भी दिया गया है और अन्य लोक भाषाओं को, और इन्हीं में इनके साहित्य जो है वो रचित हुए थे। नेक्स्ट, यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या सही है गलत है पढ़ के। सातवाहन नरेश यानी जो राजा थे वो प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही। इनकी जो राजकीय भाषा थी या जिस भाषा को इन्होंने संरक्षण दिया था वो प्राकृत ही था, बहुत सही। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, जी बिल्कुल सही है कि इन्होंने कला को जो है वो बहुत महत्व दिया था। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट, 1 and 2 दोनों, बोथ आर राइट। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? यानी कि पर्वतों का शासक, हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग हो रही है। यानी किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वकाटक को, इक्ष्वाकु वंश को, शक को और खारवेल। इक्ष्वाकु वंश जिनसे संबंध किनका था? अश्वसेन जो काशी के राजा थे, या फिर महात्मा बुद्ध जो थे, जैन धर्म के जो शासक थे वो लोग भी तो इक्ष्वाकु वंश के थे। तो यहाँ याद रखिएगा इक्ष्वाकु जो शासक थे ये श्री पर्वतीय के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से, जी बिल्कुल सही है, हाँ दोनों ही सही है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? यानी कि किस राजा ने जो है जैन धर्म को प्रश्रय या संरक्षण दिया? अशोक बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किस धर्म को देता था? ये बौद्ध धर्म को। हर्ष ब्राह्मण ये नहीं। पुलकेशिन द्वितीय ये भी नहीं। खारवेल जो चंदेल शासक था, खारवेल, क्योंकि इनके अभिलेखों से जो जानकारी मिलती है उनसे ये प्राप्त होता है कि इन्होंने उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों पर जैन भिक्षुओं के लिए रहने के स्थान बनाए थे। उड़ीसा में, उड़ीसा अब कहलाता है पर प्राचीन समय काल में उड़ीसा था। यहाँ पर दो पहाड़ियां हैं, उदयगिरी व खंडगिरी, इन्हीं से जो है जैन भिक्षुओं का निवास। नेक्स्ट, और हाँ अभिलेख कौन से थे? वो तो हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल का जो संबंध है हाथी गुफा अभिलेख से था।
अब यहां बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभिलेख दिए हुए हैं, एक तरफ शासक। नासिक बिल्कुल सही, गौतमी पुत्र से संबंधित था नासिक अभिलेख। हाथी गुफा खौरवेल से संबंधित था। गिरनार, रुद्रदामन या जूनागढ़ अभिलेख बिल्कुल सही है। भीतरी अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से नहीं था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध था एहोल अभिलेख से, एहोल अभिलेख। और इस भीतरी से जो संबंध था वो स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त था उसका जो संबंध था वो था भीतरी अभिलेख से। तो आज के सेशन में टोटल इतने ही प्रश्न थे।